हेलो डियर्स, वेलकम टू कंपटीशन स्टार। इस सेशन में हम लोग गुरुत्वाकर्षण देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्रेविटेशन। ये वास्तव में होता क्या है? आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, लेकिन इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाएगा। नॉर्मली तो सबको पता है कि कुछ भी चीज फेंको नीचे आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। लेकिन इसका अलग अलग जो है मायने होता है, कैसे मापा जाता है, विभव क्या है, ये सबसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनता है, तो वो सब देखना पड़ेगा। देखिए, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का क्या है, तल है। तो इसी पृथ्वी के तल से यदि कोई भी चीज हम ऊपर फेंकेंगे तो वो तो उस बल से ऊपर चला जाएगा, लेकिन नीचे वापिस क्यों आ जाता है? मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ में यदि फल लगा होगा तो वो नीचे ही क्यों गिरता है, उड़ते उड़ते ऊपर क्यों नहीं चला जाता? तो इसका मेन कारण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण ही इसका मेन कारण होता है। क्योंकि देखिए, पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी में एक अट्रैक्शन पावर है। अट्रैक्शन पावर कहने का मतलब अपने ओर खींचने की जो है क्षमता है, खींचने की क्षमता। इसी को ही क्या बोलेंगे, इसका गुरुत्वाकर्षण बोलेंगे। जैसे जितने भी कण होते हैं, पिंड होते हैं, वो सबका अपना अपना गुरुत्वाकर्षण होता है। उसको आगे इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ये तो हम लोग समझ गए कि ये जो है नीचे आता है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ठीक है, पत्थर हम कोई चीज उछालते हैं तो वो सीधा नीचे आ जाता है, वो किसके वजह से आता है? गुरुत्वाकर्षण के वजह से ही आता है। ठीक है, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक, ये बहुत कमजोर होता है, कहने का मतलब क्षीण होता है। याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, ये क्या होता है? क्षीण होता है, कमजोर होता है, क्षीण होता है। कई बार पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है। ठीक है, इसमें केंद्रीय जो बल रहता है, संरक्षी बल रहता है, वो इसमें समाहित रहता है। इसको हम लोग जो है आगे धीरे से समझते हैं। ठीक, जैसे आप लोग ज्वार भाटा सुने होंगे। ज्वार भाटा क्यों आता है? तो ये जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों के मध्य, किसके किसके मध्य? सूर्य, ठीक है, सन के मध्य, चंद्रमा के मध्य, और किसके मध्य? अर्थ, पृथ्वी, इसके मध्य जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो भी कार्य करता है, उसी के वजह से क्या चीज आता है? ज्वार भाट आता है। इन्हीं के गुरुत्वाकर्षण के अंतर क्रिया से क्या आता है? ज्वार भाट आता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है बोल के। ठीक है, अब इसको समझते हैं थोड़ा लेवल से। देखिए, ये हमारा क्या है? सोलर सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम को यदि आप लोग देखोगे तो इसमें आप लोग को एक चीज देखने को मिलेगा। क्या चीज देखने को मिलेगा? कि ये जो सूर्य हमारा दिख रहा है, इस सूर्य के चारों ओर पूरे ग्रह क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहा है। ठीक है, सूर्य के देखिए, ये जो पृथ्वी है हमारा, ये इधर जो है ग्रह के चारों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इधर मंगल ग्रह, बुध, जितने भी 8-9 ग्रह है, वो सभी क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि सबका अपना अपना क्या है? ग्रेविटी है। और जो जिसका ज्यादा ग्रेविटी है वो उसको क्या करता है? खींच के जो है रखा रहता है। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये जो है चक्कर लगाते हुए, इस वीडियो, ठीक है, देखिए चक्कर लगा रहा है। तो इसमें ये क्या हो रहा है? सूर्य जो है इन लोग को अपने साइड खींचने की कोशिश कर रहा है, और वो जो है सूर्य को अपने साइड खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को खींचने का जो है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो है खींच नहीं पा रहा है। यहाँ पे सूर्य का जो साइज है वो बड़ा है, और बाकी जो ग्रह है इन लोग का साइज क्या है? थोड़ा छोटा है। छोटा है कहने का मतलब ये खींचना तो चाह रहा है, खींचा जाएगा, लेकिन इसका भी साइज बहुत बड़ा है, जो बाकी ग्रह है उसका भी। तो इसलिए इसका जो बल है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, वो कैसा है? कमजोर है। इसीलिए मैं पहले बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है क्षीण होता है। ठीक है, क्या होता है? क्षीण होता है। क्षीण मतलब वीक समझ सकते हो। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? खींचने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, 9वीं 10वीं में पढ़े होंगे कि जितना भी ग्रह है वो किसका चक्कर लगा रहा है? सूर्य का चक्कर लगा रहा है। लेकिन वास्तव में देखें तो सभी ग्रह सूर्य का चक्कर नहीं लगा रहा है। ठीक है, सभी जो ग्रह है वो सूर्य का चक्कर नहीं लगा रहा है। सभी ग्रह किसका चक्कर लगा रहा है? तो सभी ग्रह सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, किसका चक्कर लगा रहा है? सेंटर ऑफ मास का, जहां पे
इसका द्रव्यमान ज्यादा है उस सेंटर का चक्कर लगा रहा है, और वो सेंटर जो है सूर्य में जो है निहित है, इसलिए जो है सूर्य के चक्कर में घूम रहा है। वहीं पे जो है सेंटर ऑफ मास क्या है, निहित है, जिसके वजह से जो है बाकी ग्रह भी घूम रहा है, और हम लोग को ऐसा लगता है कि ये जो है सूर्य से चक्कर लगा रहा है। जैसे अभी बायोलॉजी में जीवन की उत्पत्ति में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये जो है वास्तव में सेंटर ऑफ मास हो क्या रहा है। ये जीवन की उत्पत्ति में, जैसे कि उसमें ब्रह्मांड का उत्पत्ति बताऊंगा, अर्थ की उत्पत्ति बताऊंगा, उसमें आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिलेट करते पढ़ेंगे अलग अलग सब्जेक्ट अनुसार, वरना सबका एक साथ यदि सम्मिलित करेंगे तो टॉपिक से थोड़ा हट जाएंगे। तो ये जो है क्या हो रहा है, अपने साइड खींचने की कोशिश कर रहा है, और ये अपने साइड खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका सरफेस भी जो है बड़ा है, इसलिए ये जो है वास्तव में खींच नहीं पा रहा है। तो यही जो खींचने का जो अट्रैक्शन करने का क्षमता है, अट्रैक्शन करने का जो शक्ति है, इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बोलेंगे, ठीक है। इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बोलेंगे। जैसे कि इसमें खींचने की कोशिश कर रहा था, मान लीजिए मैं यदि देखूं तो देखिए ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, और ये क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रहा है, और चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। लेकिन पृथ्वी का जो गुरुत्वीकर्षण, इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटी है, वो क्या कर रहा है, चंद्रमा को खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, चंद्रमा को खींचने की जो है कोशिश कर रहा है। और जो चंद्रमा का ग्रेविटी है वो पृथ्वी को खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साइज किसका बड़ा है, पृथ्वी का बड़ा है, ठीक है, साइज जो है पृथ्वी का बड़ा है, इसलिए जो है चंद्रमा पृथ्वी को नहीं खींच पा रहा है। अब देखिए चंद्रमा का साइज छोटा है, तो पृथ्वी जो है चंद्रमा को खींच लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो चंद्रमा है इसका सरफेस क्या है, ज्यादा है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है कैसा होता है, क्षीण होता है, ठीक है, क्षीण कहने का मतलब वीक होता है। तो इस चंद्रमा के दूरी पे जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वो उतना इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मतलब उसका जो मान है वो कम है, ज्यादा नहीं है, इसलिए ये जो है नहीं खींच पा रहा है, ठीक। इसके अनुसार देखें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी बॉडी इज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर बॉडी इन द यूनिवर्स। कहने का मतलब एवरी बॉडी बोल रहा है, जितना भी पिंड होता है वो क्या करता है, एक दूसरे बॉडी के साथ अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे पिंड के साथ अट्रैक्ट करता है, मतलब खींचने की कोशिश जो है करता है, ठीक है। यदि इसी को हम लोग समझेंगे कि न्यूटन जो नियम दिया था, न्यूटन एक नियम दिया था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये वास्तव में होता क्या है इसी को हम लोग समझते हैं इसमें, ठीक है, इसी से रिलेटेड ये जो है दिया हुआ है। तो देखिए न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या बोला है कि प्रत्येक कण पे जितने भी सभी कण होता है उस सभी में एक बल लगाकर उसे अपने ओर खींचने की शक्ति होता है, ठीक है, जो अट्रैक्शन पावर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जैसे कि यहाँ आप लोग देख रहे होंगे चंद्रमा अपने साइड खींच रहा है इसको, और पृथ्वी इसको अपने साइड खींच रहा है, तो ये दोनों के बीच में जो बल कार्य कर रहा है, ठीक है, एक तो चंद्रमा जो खींच रहा है वो बल, एक तो जो पृथ्वी खींच रहा है वो बल काम कर रहा है, दो बल काम कर रहा है। तो ये बल जो होता है ये क्या होता है, तो ये बल का मान देखते हैं किसके बराबर होता है, तो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है, गुणनफल का समानुपाती, किसका, द्रव्यमान का। मान लो कि ये क्या है, चंद्रमा है, और ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। तो ये चंद्रमा क्या कर रहा है, इसको अपने साइड खींचने की कोशिश कर रहा है, पृथ्वी अपने साइड खींचने की कोशिश कर रहा है। चंद्रमा का द्रव्यमान m1 है, इसका पृथ्वी का द्रव्यमान m2 है, ठीक है। तो इसके क्या बोला गया है कि उन पिंडों पे जो बल लगा हुआ है वो क्या बोला है कि गुणनफल का समानुपाती होता है द्रव्यमान का, मतलब इस पे जो बल लग रहा है वो किसके समानुपाती होगा भाई, समानुपाती स्टेप से दर्शाते हैं, ठीक है। ये किसके अनुपात में होगा, m1 गुना m2, यहाँ दशमलव लगा है इसका मतलब गुना होता है, ठीक है, ये दशमलव नहीं बोलते, दशमलव नीचे में लगता है, गुना बीच में लगता है। जैसे कि 2.5 लिखूं तो ये 2.5 स्टेप से लिखाएगा, यदि 2 गुना 5 लिखूं तो 2 गुना 5 स्टेप से लिखाएगा। दशमलव जो है नीचे में लगता है, गुना जो है बीच में लगता है, ठीक है। तो ये होता है पहला स्टेटमेंट, ये फॉलो करा रहा है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि उन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब दूसरा यदि देखेंगे तो वो जो बल होता है ये दोनों के मध्य यदि दूरी मान ले जाए, ठीक है, यहाँ यदि सेंटर मान लेंगे,
ठीक है, यहाँ यदि सेंटर मान लेंगे और इसके मध्य की दूरी यदि क्या माने हम लोग, आर माने, मध्य की दूरी आर माने, तो ये किसके बराबर होता है, मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, मध्य के दूरी के वर्ग, वर्ग बोला है आर का स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/। ठीक है, यदि समानुपाती बोले तो इस टाइप से बोलेंगे, ठीक है, ऊपर में रहेगा, और व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे तो 1/, में आ जाएगा। ठीक, तो इसके बराबर होता है। जब दोनों को यदि जोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये जो हमको बल मिलता है, इसको आगे देखिए, इसमें समझते हैं हम लोग। ये जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, इसमें देखिए ये जो हमारा पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान यदि हम लोग मान लेते हैं, ये क्या है, m1 है। ठीक है, क्या है, m1, और ये क्या है, m2 है। तो इसके डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होगा तो m1 इंटू m2 होगा। यदि इसकी बीच की दूरी को हम लोग आर स्क्वायर मानेंगे, ठीक है, क्योंकि आर है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, 1/r का स्क्वायर। ये व्युत्क्रमानुपाती में लिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, क्या चीज याद रखना है, यहाँ पे डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल का साइन दिया हुआ है, लेकिन इसको यदि हम लोग हटाएंगे, यदि इसके जगह में बराबर लाएंगे, तो यहाँ पे जो है कैपिटल जी लेना पड़ता है। और कैपिटल जी क्या होता है, यही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसी को ही न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। क्या बोला जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला जाता है, नियतांक। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। ठीक, ये इसका इस स्टेप से इसका फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण है, वो फोर्स लग रहा है खींचने का, ये उसका एक तरीके से फॉर्मूला ही बन गया। इसी को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को ही ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोला जाता है। ये सभी चीज जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे एक चीज देखते हैं, गुरुत्व केंद्र, कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है। जैसे कि मैं बताया अभी पहले में, हम लोग देखे ब्रह्मांड जो है हमारा क्या कर रहा है, सूर्य का जो है चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ब्रह्मांड हमारा सूर्य का चक्कर लगा रहा है, मतलब जो ब्रह्मांड है यहाँ पे जो है क्या है, सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है, जिसका चक्कर लगा रहा है। उसी प्रकार यदि हम किसी भी पिंड का देखें, किसी भी पिंड का देखें जहां पे उसका संपूर्ण भार होता है, उस केंद्र बिंदु को ही हम क्या बोलेंगे, गुरुत्व बोलेंगे। ठीक है, जहां पे पिंड का संपूर्ण भार होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय केंद्र बोलेंगे। ठीक, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जो पीसा का झुका मीनार है, ठीक है, पीसा का जो झुका मीनार है इस टाइप से जो है बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा बना हुआ है, झुका हुआ है। ठीक, तो इस टाइप से कैसे झुका हुआ है, क्योंकि मान ले जाए यहाँ पे ये क्या मीनार है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, यहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे इस टाइप से लगा हुआ है, इसलिए ये जो है झुका हुआ है, फिर भी ये नीचे गिर नहीं रहा है। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कोई रस्सी वाला देखे होंगे, 4 पैर वाला, ये वाला आप लोग रस्सी देखे होंगे, यदि इसको हम लोग क्या कर देंगे, बांध के रखेंगे। ठीक है, यदि इसको बांध के रखेंगे तो ये चारों खड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ चीज लटका दिया बीच में, अब इसको थोड़ा से हल्का इधर के ओर मोड़ूंगा तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ऐसे टाइप का हो जाएगा। ठीक, ये जो है ऐसे टाइप का हो जाएगा, गिरेगा नहीं, ये धरातल में ही खड़ा रहेगा। तो ये इसी प्रकार से ये जो है पीसा का झुका हुआ मीनार काम कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के गुरुत्वीय केंद्र के कारण। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, गुरुत्वीय केंद्र यहाँ पे तो है इसका, यहाँ पे जो सेंटर में है, लेकिन इसका जो गुरुत्वीय रेखा है ना, ये सीधा नीचे जा रहा है। ठीक है, ये एक मतलब तल के अंदर जा रहा है, गुरुत्वीय रेखा जो है तल के अंदर जा रहा है, इसके वजह से ये जो है झुका हुआ प्रतीत होता है। तो याद रखिएगा, पीसा का जो झुका हुआ मीनार है वो गुरुत्वीय केंद्र के अनुप्रयोग ही है। ठीक है, उसी का एग्जाम्पल है। जो केंद्र से होकर ये क्या है, जो रेखा है वो नीचे जा रहा है, नीचे। ठीक है, तल में जा रहा है, इसलिए ये जो है क्या है, झुका हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग इसमें गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है वो देखते हैं। एक सेकेंड, इसको मिटाने दीजिए। इसमें ये चीज बहुत बार पूछा जाता है फॉर्मूला के रूप में, गुरुत्वीय क्षेत्र। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, ग्रेविटेशनल फील्ड। मान ले जाए ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, हमारा क्या है, पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी जो है, इसके आसपास में क्या है, गुरुत्वाकर्षण का पावर है।
ठीक है, तो एक मतलब ऐसा जगह होगा जहां पे इसका गुरुत्वाकर्षण होगा इस टाइप से। ये मान लीजिए इतना में कोई चीज आता है, उसको क्या करता है, खींचता है। मान लीजिए इतना क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र है इसका, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, एक चुंबक है, ठीक है, एक क्या है, चुंबक है। तो ये चुंबक का जो गुरुत्वीय क्षेत्र रहता है ये केवल उतने को ही खींच पाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, केवल उतने को ही खींच पाएगा, बाकी मान लीजिए यहाँ पे कोई सामान रखूंगा तो नहीं खींच पाएगा। तो इसका जितना दूर में गुरुत्वीय प्रभाव को महसूस किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र बोलेंगे। अब मान लो जाए यहीं पे एक पिंड ले आते हैं, ठीक है, यहीं पे क्या करते हैं, हम एक पिंड लेके आते हैं। मान ले जाए ये क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्रफल है इतना, इसके बीच का। यहाँ पे मैं मान ले जाए 1 किलोग्राम का एक पिंड ले आया, ये वाला लाल वाला, सॉरी ये क्या बोलते हैं, हरा वाला। ठीक, ये जो है मैं पिंड लेके आया। तो यहाँ पे ये जो पिंड आया हुआ है इसको क्या करेगा, ये पृथ्वी अपने ओर खींचने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, अपने ओर इसको क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। मतलब जो बल लगाएगा वो अपने साइड लगाएगा। कौन सा बल लगेगा भाई, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो इसको खींचने के लिए जो बल लग रहा है, ठीक है, जो बल लग रहा है इसी की मात्रा को, मतलब इसी बल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पिंड की तीव्रता बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा क्या बोलेंगे, मान ले जाए किसी भी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में, जैसे पृथ्वी क्या है, पिंड है, इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान का हम कोई पिंड लेके आए और उस पिंड पर जो है, जो पिंड पहले का है, पिंड नंबर 1, उसका यदि क्या लगा हो, फोर्स लगा हो आकर्षित करने वाला, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स लगा हो, वो फोर्स को हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। ठीक है, इसको परिभाषा के रूप में ये यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर कार्यरत बल की मात्रा को उस पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसे जो है आई से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, आई से। इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन किलोग्राम, न्यूटन किलोग्राम। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन किलोग्राम। अब यदि मान ले जाए इसको हम लोग आई से दर्शाते हैं तो इसका कनेक्शन भी देखते हैं कि तीव्रता का फॉर्मूला आखिर में होता क्या है। तो देखिए इसकी जो तीव्रता होता है आई बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें जो आरोपित बल लग रहा है, खींचने में जो बल लग रहा है, इस बल को यदि इसके द्रव्यमान से, ये पिंड का द्रव्यमान कितना है, एम है, और इसको खींचने में बल लग रहा है एफ, तो इस बल को यदि हम लोग इसके द्रव्यमान से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या चीज मिल जाएगा, उसकी तीव्रता मिल जाएगा। ठीक है, उसकी हमको तीव्रता मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखे थे, गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम था वो क्या क्या बोल रहा था, गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम था वो बोल रहा था कि किसी भी पिंड का अपने ओर खींचने का जो क्षमता होता है, ठीक है, वो m1 m2 द्रव्यमान और r मतलब जो बीच के दूरी होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती में होता है, ये जो है बोल रहा है। ठीक है, और ये जो g क्या होता है, सार्वत्रिक नियतांक होता है। तो यहां से हम f का मान यदि वहां पे पुट कर देंगे, रख देंगे, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा gm, एक होता है कैपिटल M, कैपिटल M मतलब ये पृथ्वी। ठीक है, ये जो मतलब पृथ्वी समझ लो, या m1, दूसरा जो m1 और m2 माने थे उसको एक को कैपिटल M, एक को स्मॉल m लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, ताकि समझ में आए। ठीक है, और इसके बीच की दूरी r स्क्वायर था। क्या था इसके बीच की दूरी, r स्क्वायर था। और नीचे में कौन सा दिया हुआ है, ये वाला m। ठीक है, ये वाला m किसके नीचे में दिया हुआ है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ये गुना में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल m और स्मॉल m जो है कट जाएगा, तो i बराबर हमको क्या चीज मिलेगा, g कैपिटल M अपॉन r का स्क्वायर। और यही जो होता है क्या होता है, फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, तो याद यहाँ पे आप लोग रखिएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, कैसे निकाला जाता है इसको समझिएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, gm अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसका जो है एमसीक्यू का भी टेस्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी। ठीक है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर क्या होता है, तो इसको देखने से पहले एक चीज आप लोग को और मैं बता देता हूं कि स्मॉल जी होता क्या है। ठीक है, स्मॉल जी, और जैसे कि आप लोग को पता है कैपिटल जी आप लोग देख लिए। कैपिटल जी क्या होता है, कैपिटल जी ये जो होता है
सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक है। ठीक है, नीतांक है, कहने का मतलब जो है कांस्टेंट है, इसका मान हर जगह क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इसी प्रकार एक होता है स्मॉल जी। मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है हमारा। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पेज एड करने दीजिए। मान लीजिए ये एक हमारा क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यदि इस पृथ्वी पे मैं मान ले जाए क्या किया, कोई भी वस्तु को यदि नीचे गिराऊंगा, ठीक है, नीचे गिराऊंगा, तो ये इसके क्या है, स्पीड में परिवर्तन होते आएगा। जैसे जैसे ये जो है पास आते जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका स्पीड जो है क्या होने लगेगा, नीचे आने का बदलने लगेगा। और इसी स्पीड में परिवर्तन, वेग जो है, नीचे आने का जो वेग है, इसमें परिवर्तन होगा। और इसी वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। और यदि ये गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। और इसको जो है स्मॉल जी से दर्शाते हैं। जैसे कि त्वरण को ए से दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण को हमेशा स्मॉल जी से ही दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। और मान लीजिए, देखिए ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था, ये हमारा पृथ्वी है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक छोटा सा बाटी है। ठीक है, छोटा सा बाटी और एक बड़ा सा बाटी या बड़ा सा पत्थर, छोटा पत्थर बड़ा पत्थर, यदि दोनों को मैं नीचे एक साथ गिराऊंगा तो दोनों जो है अलग अलग टाइम पे नहीं आएगा, दोनों जो है एक समय पर ही गिरेगा। ठीक है, एक समय पे ही नीचे गिरेगा। वैसा नहीं कि कागज को उड़ा रहे हो, लहराई जा टाइप के गिर रहा है, वैसा नहीं। ठीक है, दोनों क्या होगा, एक समय पे गिरेगा। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये जो है एक समय पे गिर रहा है, ये एक समय पे गिर रहा है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण जो है समान है इसका। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ये रूप, आकार और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, जी जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण जो है ये रूप, आकार और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसको आप लोग स्टार पॉइंट मान के जो है याद करके रखिएगा। कैसे, यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि गुरुत्वीय विभव का मान या गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है किस पर निर्भर करता है, ऑप्शन में दे देगा, एक में रूप, एक में आकार, ऑप्शन सी में दे देगा द्रव्यमान, ऑप्शन डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रूप, आकार और द्रव्यमान ये तीनों पे ये जो है निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एक तो हो गया स्मॉल जी और एक हो गया हम लोग सार्वत्रिक नीतांक देखे, कैपिटल जी। ठीक है, ये वाला। तो दोनों के बीच में अंतर देखते हैं। तो जो जी होता है, स्मॉल जी, ये गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करता है। कैपिटल जी होता है, ये क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण नीतांक को प्रदर्शित करता है। ठीक, और जो स्मॉल जी होता है इसका मान अलग अलग स्थान पे भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अलग अलग स्थान पे भिन्न भिन्न होता है। कहने का मतलब कैसे है, मान लीजिए हमारा क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी थोड़ा सा तिरछा झुका हुआ है इस टाइप से। ठीक है, तो यदि कोई भूमध्य रेखा के नीचे में यदि कोई सामान को गिराएगा तो वहां जी का मान जो है अलग हो जाएगा। कोई ध्रुव के पास यदि पिंड को गिराएगा तो वहां जी का मान अलग हो जाएगा। मतलब वहां गिरने की स्पीड और यहाँ गिरने की स्पीड, वेग परिवर्तन, दोनों में क्या होगा, अंतर होगा। इसलिए इसका जो मान है वो अलग अलग जगह अलग अलग होता है। और कैपिटल जी जो है एक नीतांक है। नीतांक मतलब कांस्टेंट, जो कि मतलब वास्तव में होगा ही होगा, चाहे ब्रह्मांड का कोई भी जगह हो। तो ये जो होता है संपूर्ण ब्रह्मांड में एक समान रहता है इसका मान। ठीक है, कैपिटल जी का मान। ठीक, अब इसको देखिए, स्मॉल जी जो होता है इसका मान कितना होता है, 9.81। ठीक है, 81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, 9.81 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है स्मॉल जी का मान। और कैपिटल जी का मान कितना होता है, 6.67 गुना
10 के घात -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसका याद रखिएगा, इसका एक तो मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका जो दिया हुआ है ये क्या पर सेकेंड स्क्वायर इसका है, और इसका कितना दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो दोनों का अलग अलग मान दिया है, और ये जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइनस वाला -11 में है ना पावर में 10⁻⁻11, इसमें जो है बहुत लोग का गलती होता है। तो इसको देखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि स्मॉल जी का मान कितना है, गुरुत्वीय त्वरण का मान, या फिर ये जो है इसका मान अलग अलग रहता है, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली बताया गया है लगभग। ठीक है, लगभग इतने के आसपास में जो है होता है। ये जो है पृथ्वी पे, चंद्रमा में जी का मान कितना होता है, तो 1.625 होता है। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये क्या है, पृथ्वी पर का है। ठीक है, पृथ्वी का है। ठीक है, पृथ्वी का है, मान ले जाए मान कितना होता है, तो 9.81 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यदि चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा पे कितना होता है इसका मान, तो 1.625 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ये जो होता है चंद्रमा पे होता है। ठीक है, और ये जो होता है एक अदिश राशि होता है, कैपिटल जी। मात्रक दिया हुआ है, इसका मात्रक दिया है। अब आगे देखते हैं गुरुत्वीय विभव क्या होता है। बहुत बार पूछा जाता है कि गुरुत्वीय विभव होता क्या है वास्तव में। ठीक है, गुरुत्वीय विभव बहुत लोग को पता होगा, है ना, सबको पता होगा गुरुत्वीय विभव क्या होता है। जितने लोग को पता होगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, गुरुत्वीय विभव, तो देखिए गुरुत्वीय विभव क्या होता है। मान ले जाए कोई एक एकांक द्रव्यमान का कोई पिंड है। ठीक है, ये क्या है, हमारा पृथ्वी है। ये क्या है, पृथ्वी है हमारा। इस पृथ्वी के पास में क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। मान ले जाए इतना क्या है, इसका गुरुत्वाकर्षण वाला इलाका है। ठीक है, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण वाला इलाका है। यदि कोई वस्तु अनंत में रखा होगा, एम द्रव्यमान का यदि कोई वस्तु कहां पे रखा हुआ है, अनंत, इंफिनिटी बोलेंगे इसको। ठीक है, ये क्या है, अनंत में रखा हुआ है, तो इसी वस्तु को हम लोग क्या करेंगे, इसके फील्ड में लेके आएंगे। ठीक है, इसके फील्ड में हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो कार्य करना पड़ेगा हम लोग को, इसमें जो हम यहां अनंत से लेके इसके जो क्षेत्र है इसमें हम लोग लेके आएंगे, तो इसमें जो कार्य करना पड़ेगा हम लोग को, उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय विभव बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय विभव बोलेंगे। और ये जो कार्य होता है ये किसके द्वारा किया होता है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। इसको हम लोग को पकड़ के लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये इसका जो गुरुत्वाकर्षण है, ये गुरुत्वाकर्षण इसको क्या कर लेता है, खींच लेता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय विभव बोलेंगे। याद रखिएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, गुरुत्वीय विभव जो है बोलेंगे। इसमें हमको स्वयं को कार्य नहीं करना पड़ता है। कार्य जो होता है किसके द्वारा होता है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, इसमें कार्य गुरुत्वीय क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यदि इसका हम लोग मान ले जाए एम द्रव्यमान का ये जो वस्तु है, इसको लाने में यदि कार्य गुरुत्वीय विभव देखें तो v बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो कार्य हुआ है उस कार्य को हम इसके द्रव्यमान से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब चूंकि हम लोग को क्या है, कार्य करना नहीं पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें जो कार्य है कौन कर रहा है, गुरुत्वीय क्षेत्र कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि गुरुत्वीय विभव का मान सदैव क्या होता है, v का मान इसको v से दर्शाते हैं। ठीक है, v का मान सदैव ऋणात्मक होता है। क्या होता है, सदैव ऋणात्मक होता है। ठीक है, और यह जो है कौन सी राशि है, तो यह जो है देखिए यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है। द्रव्यमान यदि अदिश राशि तो भी क्या होगा, अदिश राशि होगा। ठीक है, तो यह अदिश राशि है। कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। ठीक, इसको आप लोग जो है समझ के रखिएगा। ठीक, इसमें अब हम लोग एक चीज देखते हैं,
एक चीज क्या देखेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए लाने में हमको क्या काम करना पड़ा, डब्लू काम करना पड़ा, और इसी डब्लू को ही हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमको नहीं करना पड़ा, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र को करना पड़ा। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, एक सेकेंड। इसमें हमको इसमें गुरुत्वीय क्षेत्र क्या करना पड़ा, डब्लू काम करना पड़ा। ठीक है, क्या काम करना पड़ा, डब्लू काम करना पड़ा। और इसमें जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल है वही तो इसका काम है। जैसे चंद्रमा है, मान ले जाए ये चंद्रमा का कुछ अंश है, उसको खींच रहा है। ठीक है, तो इसमें जो एफ लगा था वही तो डब्लू के बराबर होगा ना, बराबर होगा ना, एफ इक्वल टू डब्लू बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एक तौर पे डब्लू बराबर क्या मान सकते हैं यहाँ पे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन क्या था, आर का स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आर का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पिंड के बीच की दूरी है तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, केवल इसका आर मानेंगे, रेडियस मानेंगे। ठीक है, ये जो अर्थ है इसका रेडियस लेके चलेंगे। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ठीक है, यदि यहाँ पे डब्ल्यू का मान रख देंगे हम लोग, तो ये जो क्या हो जाएगा, वी बराबर हमको क्या मिलेगा, वी बराबर हमको मिलेगा जी कैपिटल एम अपॉन आर। ठीक है, क्या मिलेगा, जी कैपिटल एम अपॉन आर, ये जो है हमको इसका मान मिलेगा। और साथ में यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऋणात्मक। और ये तो गुरुत्वीय विभव था, और ये कौन सा है, तो ये जो है पृथ्वी का गुरुत्वीय विभव। ठीक है, ये जो है पृथ्वी का गुरुत्वीय विभव। ध्यान से देखिएगा क्लास को, अभी इसके एमसीक्यू फॉर्मूला में भी पूछा जाता है। ठीक है, फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फॉर्मूला एक दूसरे से कनेक्टेड है, केवल आपको देखना बस पड़ेगा। जैसे कि जो कार्य हो रहा है इसको हम लोग क्या कर दे, यहीं पे मान रख के पृथ्वी का जो है गुरुत्वीय विभव हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए। ठीक है, यदि इसका परिभाषा के तौर पे देखोगे तो गुरुत्वीय विभव क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कार्य की वह मात्रा है जो एकांक द्रव्यमान 1 केजी के किसी पिंड को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। यह कार्य गुरुत्वीय क्षेत्र द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय जो त्वरण होता है इसमें परिवर्तन कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसमें परिवर्तन होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, तो इसके बीचों बीच क्या रेखा खींचा गया है, भूमध्य रेखा। काल्पनिक रेखा है ना, ऐसा नहीं कि जहाज लेके पकड़ के खुरेच के खींच लिए, है ना। मान लीजिए यहाँ से लेके सेंटर बीचों बीच, यहाँ से लेके इसके बीच में ऐसे खींचा गया है। अब आप लोग को, कई लोग को लकीर जो है तिरछा देखने को मिलेगा, तो लकीर तिरछा नहीं है भाई, लकीर सीधा है। ठीक है, लकीर क्या है, सीधा है। क्यों सीधा है, क्योंकि बीचों बीच खींचा गया है पृथ्वी का, और पृथ्वी का बीचों बीच खींचा गया है तो लकीर भी कैसा दिखेगा, थोड़ा सा तिरछा दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि पृथ्वी क्या है, झुका हुआ है। ठीक है, पृथ्वी क्या हुआ है, झुका हुआ है। यहाँ आप लोग नॉर्थ पोल मान सकते हो, उत्तरी ध्रुव, इसको आप लोग क्या मान सकते हो, साउथ पोल। ठीक है, एक सेकेंड, इसको झुका हुआ दिखाना पड़ेगा ना, यहाँ पे नॉर्थ पोल मानो, यहाँ पे साउथ पोल मानो, तो ये क्या हुआ है, झुका हुआ जो है आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, यदि इसको ग्लोब माने तो। ठीक, तो यहाँ जो भूमध्य रेखा दिया हुआ है, सेंटर में भूमध्य रेखा है, यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसका मान सबसे कम होता है। यहाँ पे जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। ठीक है, यहाँ पे जी का मान क्या होता है, कम होता है। और ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, ठीक है, एनपी नॉर्थ पोल हो गया, एसपी साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल में, ठीक है, ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, अधिक होता है। क्या बोल सकते हैं, ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अधिक होता है। अब ये दो चीज तो होता है इसमें, ठीक है, ये क्या है, दो कंडीशन होता है, दो केस, लेकिन इसका भी कारण है कि ये होता क्यों है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण देखिए, कारण यहाँ पे लिखता हूं मैं, इसका दो कारण है। सबसे पहला कारण है पृथ्वी की आकृति। ठीक है, पृथ्वी की
आकृति चपटी गोलाकार है, ठीक है। पृथ्वी जो है अंडाकार में है, ठीक, याद रखिएगा, गोल नहीं है, लड्डू के जैसे गोल नहीं है, ठीक है, अंडाकार में है, ठीक। दूसरा इसका क्या चीज है, पृथ्वी का घूर्णन गति, पृथ्वी का घूर्णन गति, ठीक है। ये जो पृथ्वी का घूर्णन गति है, ये दोनों के कारण ही क्या होता है, जी का मान जो है अलग अलग होता है। तो इसको याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा में या विषुवत रेखा में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा में, ठीक है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, इसमें जो है जी का मान कम होता है, ठीक। और इसका अलग अलग डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को पढ़ने का जरूरत नहीं, बस ये दो चीज आप लोग को बस याद रखना है और इसका जो है कारण क्या है उसको समझ के रखना है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, आगे क्या चीज देखेंगे हम लोग, वास्तविक भार और आभासी भार देखेंगे कि वास्तविक भार होता क्या है और आभासी भार जो है होता क्या है, इसको हम लोग जो है समझेंगे। जैसे कि आप लोग इसका सबसे अच्छा एग्जांपल समझ सकते हैं, लिफ्ट, ठीक है, यहाँ पे वास्तविक भार, ठीक है, वास्तविक भार, ठीक। और कौन सा देखेंगे, आभासी भार, आभासी भार, ये होता क्या है इसमें, ठीक है। सबको तो पता है कि गुरुत्वाकर्षण जो बल कार्य करता है, ठीक है। तो यदि मान ले जाए, यदि क्या चीज मान ले जाए कि प्योर गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, प्योर गुरुत्वाकर्षण कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज पृथ्वी के तल पर स्थित है, मान ले जाए ये हमारा क्या है, पृथ्वी का तल है, ठीक है। यदि कोई भी चीज पृथ्वी के तल पर स्थित है तो इस पर केवल और केवल क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण जो है लगेगा और अन्य कोई बल नहीं लगता। इसमें इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक भार बोलेंगे। इसमें क्या होता है, केवल गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता हो, बल लगता हो, केवल कहने का मतलब बाकी अन्य पे नहीं, बल लगता हो, उसमें क्या होता है, वास्तविक भार कहलाता है वो, ठीक है। तो उसका भार, तो उसका भार क्या कहलाता है, एक्चुअल वेट कहलाता है, वास्तविक भार, ठीक है, वास्तविक भार कहलाता है, ठीक। अब यदि मान ले जाए हम लोग इसका फॉर्मूला देखें, ठीक है, इसका फॉर्मूला यदि हम लोग समझे तो मान ले जाए कोई चीज है, ये पिंड है, इस पे केवल जी लग रहा है, ग्रेविटी, ठीक है। तो इस पे जो कार्य होगा W बराबर इसका द्रव्यमान m है तो mg, यही क्या होगा, इसका वास्तविक कार्य होगा, यहाँ कार्य होगा क्योंकि यहाँ केवल जी लग रहा है, जी लग रहा है। और जी का मान कितना होता है भाई पृथ्वी में, तो जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है, ठीक है। कितना होता है, पर सेकेंड का स्क्वायर, इतना यहाँ पे जो है जी का मान होता है। ये 9 है ना, 9 और जी में अंतर पता चल रहा है ना, 9 और जी में अंतर है ये, ठीक है। तो ये जो पॉइंट जी का मान पूछा जाता है 9.8, इसका याद करके आप लोग जो है रखेगा। और आभासी भार क्या चीज होता है, तो जो है इसमें क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है और वस्तु का जो है भार चेंज होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आभासी भार बोलेंगे। इसमें क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है, किसमें होता है, तो आभासी भार में होता है, ठीक है। जैसे कि आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि लिफ्ट में मान ले जाए कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, लिफ्ट में खड़ा है तो उसका विराम अवस्था जो होगा वो आभासी भार और वास्तविक भार के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक स्टार पॉइंट में रख सकते हो कि लिफ्ट पर खड़े, लिफ्ट पर खड़े व्यक्ति का विराम अवस्था, विराम अवस्था, व्यक्ति विराम अवस्था में हो तो आभासी भार, ठीक है, क्या है, आभासी भार और
वास्तविक भार बराबर होगा, ठीक है, वास्तविक भार जो है बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए उसमें केवल मान लीजिए कोई लिफ्ट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या नीचे गुरुत्वाकर्षण इसको खींचेगा, ठीक है, नीचे जितना गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है उतना ही इसके नीचे आने में जो गुरुत्वीय त्वरण हो रहा है वो चेंज भी हो रहा है। तो जितना ये गुरुत्वाकर्षण खींचेगा उतना गुरुत्वीय त्वरण में चेंज होगा, ठीक है। तो इसी को इसमें बताया गया है एग्जाम्पल के तौर पे, और लिफ्ट वाला एग्जाम्पल जो है बहुत ज्यादा लिया जाता है, ठीक है, लिफ्ट वाला एग्जाम्पल जो है क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा लिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यदि इसको और आप लोग को फॉर्मूला में दिखाऊं, W बराबर वहां कार्य लग रहा है, तो m द्रव्यमान का पिंड है, उसमें ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, प्लस उसमें क्या लग रहा है, त्वरण लग रहा है, A लग रहा है, ठीक है, उसमें क्या चीज लग रहा है, त्वरण लग रहा है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये गतिमानी स्थिति में आ जाएगा, तो यदि लटका हुआ प्रतीत होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम जी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है, W बराबर एम जी माइनस ए, ठीक। कैसे ये आएगा, तो देखिए ये क्या होगा, ये भार बढ़ेगा तब आ जाएगा प्लस, भार कम होगा तो क्या आ जाएगा माइनस, और दोनों को यदि ऐड करेंगे तो ये जो प्लस है ये कट जाएगा और ये जो माइनस है ये कट जाएगा, तो इस हिसाब से इसका मान जो है हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, एम जीरो, तो W बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि पूरा बराबर हो जाएगा, ठीक है, शून्य के बराबर कार्य होगा। और शून्य के बराबर कार्य होगा मतलब कुछ भी काम नहीं होगा, कुछ भी काम नहीं होगा मतलब उसका जो विराम अवस्था है वो कौन सा हो जाएगा, आभासी भार और वास्तविक भार सेम हो जाएगा, तभी जाके कुछ भी काम नहीं होगा, ठीक है, तब जाके कुछ भी काम नहीं होगा। तो ये क्या चीज होता है, वास्तविक भार और आभासी भार होता है। इसी में हम लोग एक चीज देखते हैं, पलायन वेग, कि पलायन वेग होता क्या है, ठीक है, पलायन वेग बहुत बार पूछा जाता है, पलायन वेग, इसी को ही और किस नाम से जाना जाता है, स्केप वेलोसिटी, ठीक है, क्या बोला जाता है, स्केप वेलोसिटी। मान ले जाए, देखिए ये क्या है, हमारा पृथ्वी का तल है, यहाँ पे कोई बंदा या बंदी खड़ी हुई है, इधर एक पत्थर जोर से फेंकी, ठीक है, तो वो पत्थर यहाँ जाएगा, ऐसे जाके क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, यहाँ है ना, पत्थर गिर जाएगा। यहाँ पे कोई बड़ा आदमी है, वो पत्थर फेंका, पत्थर जाएगा ऐसे गिर जाएगा, है ना, पत्थर जाके क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि पत्थर तो जाने की कोशिश उधर कर रहा है, लेकिन इसको नीचे की ओर ग्रेविटी भी तो खींच रहा है ना, तो एक बार फिर इधर जाएगा, फिर ग्रेविटी खींचेगा, फिर जाएगा, फिर ग्रेविटी खींचेगा, एक स्थिति ऐसा आएगा कि ये पूरे नीचे की साइड आने लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी इसको खींच के लाने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ग्रेविटी इसको खींच के लाने लगेगा, लेकिन एक स्थिति ऐसा आएगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा चीज है, कोई बंदा खड़ा है, इस स्पीड से फेंकेगा कि मान लीजिए वो पृथ्वी के सीधा नीचे ना गिर के आगे निकल जाए। जैसे कि आप लोग क्या चीज देखे होंगे, रॉकेट, ठीक है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, यदि यहां से रॉकेट लॉन्च किया तो ऐसे जाके वो क्या करेगा, पृथ्वी का चक्कर काटेगा, ऐसे करके चक्कर काटेगा, ठीक है, और ऐसे करके चक्कर काटते काटते ऐसे करके निकल जाएगा, जिधर जाना होगा उधर। तो ये इस यहाँ पे एक स्थिति ऐसे आया कि वो गोल नहीं घूम के सीधा आगे निकल गया, तो वही जो स्थिति होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं, पलायन वेग। मतलब पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिसमें फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, इतना क्या था, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र था, तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिए, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, याद रखिएगा, पलायन वेग, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है, न्यूनतम वेग है, ठीक है, वह न्यूनतम वेग है जिससे जिससे फेंका गया कोई पिंड, फेंका गया कोई पिंड, जिससे फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, किससे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से
कहाँ चला जाता हो, बाहर चला जाता हो, ठीक है, बाहर चला जाता हो, ठीक है, बाहर चला जाता हो और पुनः लौट के ना आता हो, और पुनः लौट कर वापस ना आता हो, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है, वापिस नहीं आता। इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, इसको हम लोग दर्शाते किससे हैं, तो इसको हम लोग दर्शाते हैं वी से, ठीक है, किससे दर्शाते हैं, वी से, मतलब ई से हो गया स्केप, वी से होगा वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी, ठीक है, इसका मान अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हैशटैग करके याद रखिएगा पृथ्वी का पलायन वेग, ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग ये जो होता है कितना होता है, पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकेंड। मान ले जाए यहाँ पे हम लोग एक चीज देखे थे कि ये एक स्थिति ऐसा आता है कि ऊपर चला जाता है, आता ही नहीं है, ठीक है, फेंक रहे हैं तो एक स्थिति ऐसा आएगा कि ये वापिस आता ही नहीं है। तो इसको मान लीजिए मैं ये पत्थर को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से फेंका रहता, तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाएगा, लौट के आएगा ही नहीं वापिस। तो इतने की स्पीड से यदि कोई भी किसी चीज को फेंका जाएगा तो वो वापिस लौट के नहीं आएगा, गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पृथ्वी का। इसी प्रकार एक चीज और जो है हमारा पड़ोसी उपग्रह, ठीक है, पड़ोसी कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, पलायन वेग, इसको भी याद रखिएगा, चंद्रमा का पलायन वेग होता है 2.38 मीटर, 38 मीटर पर सेकेंड, 38 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे किलोमीटर है भाई, पृथ्वी में किलोमीटर है और चंद्रमा में मीटर है, याद रखिएगा, चंद्रमा में क्या है, मीटर है, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी का क्या है, ज्यादा है, इसीलिए पृथ्वी में क्या है, वायुमंडल है, ठीक है, हमारा जो पृथ्वी में है वायुमंडल है। क्यों, क्योंकि इस स्पीड से यदि ऊपर जाएगा कोई भी वायु का कण तो हमारा वायुमंडल गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा है और जा नहीं पाएगा। और जो चंद्रमा है यदि इसमें जो कण है वो इतना मीटर सेकेंड से ही तो उड़ता है, जिसके वजह से वो बाहर चला जाता है, इसीलिए चंद्रमा पे जो है वायुमंडल नहीं है, इसलिए नहीं ठहर पाता, ठीक है। तो चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं होने का प्रमुख कारण क्या है कि उसका पलायन वेग अत्यंत कम है, ठीक है, पलायन वेग उसका क्या है, अत्यंत कम है, ठीक। तो ये हो गया पलायन वेग। इसी पे मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूं, केपलर का नियम, ठीक है, केपलर का नियम में पीएचडी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं बनता, बस उसके नियम को पूछा जाता है कि कौन सा नियम किससे संबंधित है। तो यहाँ पे नोट कीजिएगा केपलर के ग्रह संबंधी नियम, ग्रह संबंधित नियम, इसका 3 नियम है, ठीक है। पहला नियम क्या चीज है, पहला नियम को क्या बोला जाता है, कक्षा का नियम, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कक्षाओं का नियम। फर्स्ट नियम को ही क्या बोला जाता है, फर्स्ट लॉ को ही बोला जाता है कक्षाओं का नियम, कक्षाओं का नियम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी एक क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है, और बीच में क्या है, ये सन है। तो जितने भी ग्रह हो रहे हैं वो पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहे हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ में क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, किसके चारों ओर, सन के चारों ओर। तो इसी को ही कक्षाओं का जो है नियम कहा जाता है। और इसमें सन को क्या है, एक नाभि समझा गया है, और इसी नाभि को समझ के क्या कर रहा है, जितने भी ग्रह हो गया वो सब क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है सन का। तो यही हो गया इसका पहला नियम, ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस पूछा जाता है केपलर के ग्रह से संबंधित प्रथम नियम किससे संबंधित है, आवर्तकाल, संवेग, कक्षाओं या फिर पलायन वेग, इस टाइप से। तो पहला नियम किससे संबंधित है, कक्षाओं से। इसी प्रकार देखेंगे सेकेंड नियम जो होता है, दूसरा नियम जो होता है, ये किससे संबंधित है, तो क्षेत्रीय वेग से संबंधित है। किससे संबंधित है, क्षेत्रीय वेग से संबंधित है।
ठीक है, क्षेत्रीय वेग, ये जो लिख रहा हूं ना सेकेंड नियम क्षेत्रीय वेग, इसको आप लोग जो है याद करके रखिएगा। क्षेत्रीय वेग का भी नियम इसको जो है कहा जाता है। ठीक है, इसी को ही क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय वेग का भी नियम कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मान ले जाए ये क्या है, सूर्य है। ठीक है, ये क्या है, सन है। ठीक है, ये क्या है, सन है। और दीर्घ वृत्ताकार में मान ले जाए क्या कर रहा है, पृथ्वी घूम रहा है। पृथ्वी यहां मान ले जाए एक बिंदु पे घूमा। ठीक है, यहां एक बिंदु पे घूमा, उसके बाद वहां से घूम के वो कहां पे आया, यहां पे आ गया। ठीक है, पृथ्वी कहां पे आया, ये P1 से P2 की ओर चल के जो है आया। तो यहां और यहां इसके बीच का जो क्षेत्रफल है, इसके बीच का जो एरिया है, ठीक है, इसके बीच का जो क्षेत्रफल है, ठीक, मान लीजिए यहां आने में कितना टाइम लगा, कोई भी इकाई टाइम लगा t। ठीक है, क्या लगा, इकाई टाइम लगा t। ठीक, इकाई समय में, वही मान ले जाए इसी सेम टाइम में ये जो है दीर्घकालिक है, तो पृथ्वी यहां P1 से यहां चल के जो है P2 आया। ठीक, यहां चल के P2 आया, यहां पे किस टाइम पे, तो सेम वही टाइम पे, समय क्या था, सेम था। ठीक है, समय क्या था, सेम था। ठीक, तो यहां का जो क्षेत्रफल है, ये दोनों क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो इसको मान लीजिए S1 समझो, S2 समझो, तो S1 प्लस S2 के बीच का जो एरिया होता है, ठीक है, इसका एरिया जो है ये किसके बराबर होता है, P1 से P2 के बीच के एरिया के बराबर जो है होता है। ये भी क्या है, इसके बीच के एरिया है। ठीक है, इसके बीच के एरिया के बराबर होता है। इसी को बोला जाता है क्षेत्रीय वेग। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, क्षेत्रीय वेग। ये दूर में है इसलिए कम दूरी तय किया है, लेकिन वही समय तो लगा है ना। दूर में है इसलिए कम दूरी तय किया है, लेकिन समय क्या लगा है, वही लगा है। ठीक, इसी प्रकार इसका जो है तीसरा नियम आता है, जिसको थर्ड नियम बोला जाता है। थर्ड नियम जो है केपलर का किससे संबंधित है, तो थर्ड नियम जो है आवर्तकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई, थर्ड नियम आवर्तकाल से संबंधित है। कहने का मतलब इसको हम लोग क्या समझ सकते हैं, आवर्तकाल का नियम बोल सकते हैं, आवर्तकाल का नियम। ठीक है, आवर्तकाल को टी से दर्शाते हैं, कैपिटल टी से। ठीक है, तो देखिए जो दीर्घवृत्तीय कक्ष होता है और जो अर्ध दीर्घ कक्ष होता है, उसके तृतीय घात के समानुपात में होता है ये। ठीक है, उसके तृतीय घात के क्या होता है, समानुपात में होता है। मतलब जो आवर्तकाल है वो, ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए सन है, ये क्या है, सन है। ठीक है, गोल नहीं बना क्या, समझ जाना, ये सन है। ठीक, यहां से क्या है, इस टाइप से घूमता है। पृथ्वी भी गोल चक्कर नहीं लगाता ना, अंडा के शेप में गोल वाला चक्कर लगाता है। ठीक है, अंडा के शेप में। तभी देखे होंगे कि ये 6 महीना क्या रहता है, ठंड होता है मौसम। इधर जब पास में आता है तो गर्मी ज्यादा बढ़ता है, इस वाले आसपास में आता है ना तो गर्मी बढ़ता है, क्योंकि सूर्य के पास में है। सूर्य से दूर जाता है तो बरसात, सॉरी क्या बढ़ता है जी, सूर्य से दूर जाता है तो कुछ नहीं बढ़ता, बस ठंडी बढ़ता है ना। क्या बढ़ता है, ठंडी बढ़ता है। ठीक, तो इसको हम लोग देखते हैं आवर्तकाल का नियम क्या बोलता है। मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पे है, पृथ्वी चला चला यहाँ पे घूमा घूमा, ठीक है, घूमा और वापिस कहाँ पे आ गया, यहीं पे आ गया। ठीक है, वापिस कहाँ पे आ गया, यहीं पे आ गया। ठीक, तो ये क्या बोलता है कि इसका जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल को किससे दर्शाएंगे, टी से दर्शाएंगे। वो क्या होता है, अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती। तो देखिए ये क्या होता है, ये हमारा पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के मान ले जाए ये क्या होगा, पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या होगा, इस साइड जो दिया हुआ है, इस साइड ये कौन सा अक्ष कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, लघु अक्ष। ठीक है, लघु अक्ष कहलाएगा। और ये जो लंबा वाला रहेगा ये कौन सा अक्ष कहलाएगा, ये जो है दीर्घ अक्ष कहलाएगा। तो इसी दीर्घ अक्ष का जो आधा होता है, अर्ध दीर्घ, ठीक है, अर्ध दीर्घ अक्ष के क्या होता है, तृतीय घात के बराबर होता है।
कहने का मतलब क्या होता है, इसका जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल इसका जो वर्ग होता है, ये किसके समानुपाती होता है, तो अर्ध दीर्घ अक्ष के क्यूब के। ठीक है, किसके होता है, तो अर्ध दीर्घ अक्ष के क्यूब के समानुपाती होता है। तो यदि इसको हम लोग ए से डिनोट करें तो यही क्या हो जाएगा, टी के स्क्वायर अनुक्रमानुपाती ए। यही इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है केपलर का। टी मतलब सूर्य के परितः जो ग्रह का आवर्तकाल है, आर मतलब अर्ध दीर्घ अक्ष, और ये जो अनुक्रमानुपाती है वो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू के ए लिख सकते हैं। के का मतलब हो गया केपलर। ठीक है, केपलर का जो नीतांक होता है वो, के का मतलब क्या होता है, केपलर। इसके नीतांक को हम लोग क्या बोलेंगे, केपलर के नीतांक को के बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया केपलर का नियम। तो इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का इतना जो था वो आप लोगों को इंपॉर्टेंट था कंपटीशन एग्जाम के तरफ से। ठीक है, यदि 10वीं 12वीं में रहते तब उसमें जो है पूरा डेरिवेशन बताया जाता, लेकिन आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर आप लोग को ग्रेविटी में कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, और इसको पढ़ के रखिएगा। इसका जो है अभी टेस्ट होगा एमसीक्यू का। ठीक है, तो पढ़ के रखिएगा। सो सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ध्यान लगाइएगा, मेहनत कीजिएगा तो सफलता जरूर मिलेगा।